So today we have a special guest with me, Brigadier Jahangir Ankleshwaria, and he has also bagged विशिष्ट सेवा मेडल। हम लोग बहुत बार बोलते हैं और डिस्कस करते हैं आर्मी के बारे में, आर्मी ऐसे हैं, आर्मी वैसे हैं, उनके लिए बहुत सारा अप्रिसिएशन और लव होता भी है। नॉट ओनली आर्मी, ऑल द फोर्सेस ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्सेस, बट हम नहीं जानते हैं कि उनकी लाइफ में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है। हम नहीं जानते हैं कि उनकी लाइफ में वो क्या मोटिवेशनल फैक्टर है जो भारत के लिए सेवा करने में उनको आगे बढ़ाती है। लेट्स हियर इट फ्रॉम आवर गेस्ट एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव यू सर हियर। थैंक यू सो मच। सो यस, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़, वो क्या चीज़ है, ऐसा क्या मोटिवेशनल फैक्टर है जो आर्मी मैन को एक टॉप लेवल पे लेके जाती है, जो मतलब एनी सिचुएशन, एनी गिवन सिचुएशन वो लोग हंसते ही रहते हैं और मोटिवेट ही रहते हैं ऑलवेज सेवा करने के लिए? मोटिवेशन के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है। एक तो द लीडर, उसका जो लीडर है, जो भी है, चाहे वो बटालियन है, चाहे वो कंपनी है, चाहे प्लेटून है, कोई भी है, उसका लीडर कैसा है। अगर लीडर ठीक है तो गधे से गधा भी आगे दौड़ के चला जाएगा। अगर लीडर ठीक नहीं है तो सबसे बढ़िया घोड़ा भी है वो भी पीछे रह जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि जो एक सिपाही जब फौज ज्वाइन करता है तो उसकी यूनिट जो है, उस यूनिट की जो हिस्ट्री है, उस यूनिट का जो पास्ट है, यूनिट के क्या क्या कारनामे हैं, यूनिट ने क्या क्या अचीव किया है, यूनिट कैसे आगे बढ़ी है, यूनिट कितने पुराने साल की है, उसकी प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री क्या है, ये सब जो है जब सिपाही, एक जवान या एक यंग ऑफिसर जब बार बार अपने सीनियर से सुनता है, बार बार अपने आंखों से देखता है कि मेरा सीनियर अगर ये कर सकता है या मेरे सीनियर ने ये किया है तो मुझे और भी अच्छा करना चाहिए। किसके लिए? मेरी पलटन के, मेरी यूनिट के नाम के लिए। वो हमेशा जो है उसके लिए सर्वोत्तम एक ही बात होती है, जब तक वो यूनिफॉर्म में है या यूनिफॉर्म के बाद भी, रिटायर होने के बाद भी, उसके लिए एक ही चीज़ होती है कि मेरी यूनिट का नाम हमेशा आगे होना चाहिए। चाहे उसके लिए मुझे कोई भी बलिदान बोलो, सेक्रीफाइस बोलो, कोई भी चीज़ मैंने अपनी पर्सनल इग्नोर करनी चाहिए, कुछ भी है, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कंप्लीट सेंस ऑफ बिलोंगिंग। टोटल सेंस ऑफ बिलोंगिंग। परफेक्ट। जब एक बार एक सिपाही में, एक जवान के अंदर वो अंदर से पैदा हो जाता है, when it starts coming from within, that this is my battalion, this is my unit, this is my regiment, this is my company, then there is nothing stopping him. उसको कुछ भी नहीं रोक सकता। Perfect. I think we all should learn from this, especially youngsters. वो sense of belonging होना चाहिए, जहाँ भी वो काम कर रहे हैं वहाँ के लिए, तभी कुछ हो सकता है। I mean, बच्चों के लिए जो यूनिफॉर्म की चीज़ है वो एनसीसी है। राइट। एक बार अगर एनसीसी के बच्चों को लग जाए कि नहीं ये मेरी यूनिट, 1 गुजरात बटालियन एनसीसी है, उसके अंदर से इतने ये लोग बेस्ट कैडेट्स हुए हैं, ये लोग आरडीसी परेड में गए हैं, रिपब्लिक डे परेड में गए हैं, ये लोगों ने पैराट्रूप जंपिंग किया है, ये लोगों ने ये एक्सपीडिशन किया है, वो एक्सपीडिशन किया, तो वो जो है एक किस्म का मोटिवेशन हो जाता है उस बच्चों के, उन बच्चों के लिए, उस यूथ के लिए। और ख़ासकर जब वो किसी न किसी किस्म का यूनिफॉर्म पहनता है तो उसको वो यूनिफॉर्म के लिए वफादारी, वो यूनिफॉर्म की जो कि मैं इस यूनिट का हिस्सा हूँ, वो बड़ी मुश्किल से पैदा होता है। परफेक्ट। So I think for any forces, NCC is the first step. वहाँ से वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वहाँ से वो जज्बा आ जाता है यूनिफॉर्म पहनने का। बिल्कुल। परफेक्ट।
What should be the early days of an army man? जब वो रिक्रूटमेंट स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे ज्वाइन करते हैं लोग? एक तो अगर किसी के बाप ने, किसी के पिताजी ने यूनिफॉर्म में सर्विस की है, चाहे किसी भी किस्म की सर्विस हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे बीएसएफ में हो, सीआरपीएफ में हो या आर्मी में हो, तो बच्चा जब बड़ा होता है तभी से वो अपने बाप को देखता है कि अगर मेरे पिताजी ने ये हासिल किया है, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मैंने भी वही करना है और मैंने उससे एक कदम आगे जाना है। बच्चे किसी बेटी के लिए माँ भगवान का स्वरूप होती है, देवी का स्वरूप होती है, उसी तरह से बेटे के लिए बाप वो भगवान का स्वरूप होता है। वेरी ट्रू। वो हमेशा यही सोचता है कि मैं बनूंगा तो मेरे बाप जैसा बनूंगा, मेरे पिताजी जैसा बनूंगा। वो हमेशा यही सोचता है कि अगर मेरे पिताजी ने ये हासिल किया है, ये दर्जा पाया है, तो मैं भी वही करूंगा, मैं भी वही वहाँ तक पहुँचूंगा, उससे आगे बढ़ूंगा। ये भी एक किस्म का मोटिवेशन होता है। आपकी लाइफ में वो मोटिवेशन क्या था? बिकॉज आई नो अबाउट दैट हिस्ट्री ऑफ योर्स। आप खुद ही बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे। मेरे पिताजी पुलिस में थे, तो पहले 10 साल जब ब्रिटिशर्स के साथ ब्रिटिशर्स का राज था हिंदुस्तान में, 1940 में मेरे पिताजी पुलिस में गए थे। उन दिनों में बॉम्बे स्टेट हुआ करता था, फिर गुजरात स्टेट हुआ तो गुजरात स्टेट में आए और बाद में पापा आईपीएस बने। तो सारी मेरी जवानी का जो भी दिन था वो मैंने यही देखा है कि पापा किस तरह से यूनिफॉर्म में जाते थे और कहीं भी जाते थे तो जो इज़्ज़त, जो मान मिलता था, वो एक और किस्म का, अलग किस्म का मोटिवेशन होता है एक बच्चे के लिए, जो सिविलियन सेटअप में थोड़ा कम होता है, मुश्किल मिलता है। मेरे पिताजी के बड़े भाई साहब जो थे वो भी आर्मी में थे, कर्नल अंकलेसरिया रिटायर हुए थे। मेरे पिताजी के छोटे भाई साहब थे, वो ब्रिटिश नेवी में थे, आर के अंकलेसरिया करके। बाद में वो जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो वो जेल सर्विसेज में गए और फिर आईएएस ज्वाइन की उन्होंने, और फिर 1971 वॉर के बाद बिकॉज ऑफ हिज नेवी एंड आर्म्ड फोर्सेस बैकग्राउंड, 71 वॉर में जितना भी पूरा इलाका जो वेस्टर्न बॉर्डर पे हमने कैप्चर किया था, खासकर राजस्थान और लोअर पोर्शंस में, तो उसका मेरे ख्याल से था तकरीबन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर जो हिंदुस्तान की फ़ौज ने कैप्चर किया था पाकिस्तान का। उस पूरे इलाके का वो चीफ सिविल एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किए गए थे। वंडरफुल। तो सीइंग ऑल दीज थिंग्स वन डेफिनेटली गेट्स मोटिवेटेड कि भाई नहीं, मैंने भी कुछ अच्छा करना है हिंदुस्तान के लिए। राइट, स्पेशली सीइंग ऑल सच ग्रेट यूनिफॉर्म्स इन योर ओन होम। यस, परफेक्ट। आपकी इनिशियल जो बैटेलियन मूव हुई थी जब आप रिक्रूट होने के बाद आसाम मूव हुए थे, और वहाँ पे वो आसाम में एक एजिटेशन चल रहा था 1980s में। What was it all about? हम लोग, जब मैं कमीशन हुआ था तो मेरी यूनिट थी कलकत्ता में, और फिर 2.5 साल वहाँ रहे, और फिर जो है हम गए, वी वर आस्क्ड टू मूव टू अ प्लेस कॉल्ड तमलपुर ऑन दी असम भूटान बॉर्डर। हम वहाँ पहुँचे थे 26 या 27 दिसंबर को 1979, और
पहुंचते अभी तक तो हमने ट्रेन से सामान भी नहीं उतारा था ढंग से और पहुंचे नहीं थे तामुलपुर, तब एक ऑर्डर आ गया कि योर बटालियन विल मूव टू जोगीघोपा, गोलपारा एंड ऑल दीज एरियाज, गुवाहाटी का जो इंटरनल एरिया है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा राइट्स हो रहे हैं. ओके. Local Assami people, the outsiders, and it was quite a complicated affair wherein कई जगहों पर थोड़ा सा कम्युनल भी हो गया था. तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए दे हैड कॉल्ड आउट द आर्मी, और कॉल्ड आउट द आर्मी के अंदर गोरखास आर नोन फॉर देयर इम्पार्शियलिटी, नोन फॉर देयर सेंस ऑफ ड्यूटी, सिविक एंड थिंग्स लाइक दैट. तो उन्होंने बोला कि ये नई गोरखा बटालियन आई है और इन्हीं का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो उसको उन्होंने हमको वहाँ भेज दिया. हम तकरीबन दो साल तक उस इलाके में घूमते रहे. 2 साल तो नहीं, तकरीबन 1.5 साल. ओके. और बड़ी मुश्किल से उस पूरे इलाके को हमने कंट्रोल किया था. हर गांव में जाके मिलते थे लोगों को, उनको समझाते थे, बताते थे कि देखो भैया ऐसे करने से ना तुम्हारा कुछ अच्छा होगा ना किसी और का अच्छा होगा, सिर्फ एक दूसरों को मार काट के बर्बाद करते रहोगे. पूरे के पूरे गांव जला दिए थे कभी किसी ने, कहीं कुछ की जगहों पर. तो ऐसे वक्त पर प्रेशर, दबाव, मार पिटाई, उससे कुछ नहीं बनता है. जाके पर्सनली हम लोग सब ऑफिसर्स थे, जेसीओस थे, वो सब अलग अलग जगहों पे जाते थे, लोगों को समझाते थे, बैठकर बताते थे कि देखो ऐसा करने से क्या मिलेगा. और जब फौज ऐसा बताती है, ऐसा करती है, तो लोगों को बहुत भरोसा आ जाता है कि भाई ये जो आदमी है, जो यहाँ का रहने वाला नहीं है, उसको हमारे से कुछ लेना देना नहीं है, उसका कोई पर्सनल गेन नहीं है इसमें. वो अगर ये हमको बताता है कि आपका जो भी प्रॉब्लम है हमको बताओ, हम पूरी कोशिश करेंगे गवर्नमेंट को बताने के लिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपस में आप लोगों का झगड़ा निपटाने के लिए या समझौता करने के लिए, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है. एंड श्योर इनफ वी मैनेज टू डू अ कमेंडेबल जॉब, एन एक्सीलेंट जॉब. I think we have seen army into flood situations, any unforeseen situation, and lot of times we have seen army doing this, that is explaining, talking to people. पर हम लोग, बहुत सारे लोग ज़्यादातर ये फैक्टर को भूल जाते हैं. हम सिर्फ यही सोचते हैं कि आर्मी तो सिर्फ लड़ाई के लिए होती है. एग्जैक्टली. बट मेन चीज़ है टंग को यूज़ करना, जो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो. फौज में एक ही चीज़ सिखाई जाती है, वो है कि अपना काम करो, बोलो थोड़ा कम, क्योंकि कोई भरोसा नहीं आप क्या बोलते हो उसका मतलब कौन क्या निकालता है, और फिर आप जवाब देते रह जाओगे. राइट. तो उससे अच्छा है कि अपना काम करो, जो आपको बताया जाता है वो करो, और जो भी करते हो डू इट टू द बेस्ट दैट यू कैन. जब एक बार आपको जो टास्क दिया गया है वो आपने अचीव कर लिया, फिर वहाँ से, और आप कहीं भी देखोगे जहाँ जब भी कहीं भी किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो इंटरनल प्रॉब्लम्स है, चाहे एक्सटर्नल है, चाहे टेररिज्म है, चाहे फ्लड सिचुएशन है, या फिर कहीं मेजर नेचुरल डिज़ास्टर हो गया है, कहीं भी है, वेयर ऑल सिविल एडमिनिस्ट्रेशंस फेल. यस. जैसे कि यार फौज को बुला दो, ये दे दो, फौज संभाल लेगी. एंड इनफैक्ट पीपल ऑल्सो गेट रिलैक्स्ड जब फौज आ जाती है. फौज आ गई है, अब कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. राइट. दैट इज़ व्हाट इज़ दी, यू आर एब्सोल्युटली राइट. फौज के ऊपर ना सिर्फ सिविलियंस को, बट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी उतना ही भरोसा है फौज के ऊपर, कि अभी अगर ये एरिया के अंदर कम्युनल राइट्स बुरी तरह से फैल चुके हैं, तो फौज को बुला दो, वो अपने आप संभाल लेगी. वो संभालने में सिविलियंस का भी उतना ही साथ होता है.
उतना ही कोऑपरेशन सिविलियन का भी होता है, क्योंकि उनको पता है कि ये दूसरे यूनिफॉर्म वालों के जैसे नहीं है। ये फ़ौज टोटली न्यूट्रल है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। ये फ़ौज को किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है। राइट। ये फ़ौज है, इसको किसी का पर्सनल इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं है। जब सिविलियंस को, जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का भरोसा बैठ जाता है, तब उसका जो आउटकम है उस बात का, वो अलग ही होता है। ट्रू। सो जैसे हमने आसाम की बात की, यू वर देयर इन कलकत्ता ऑल्सो, सो नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटी को क्या उतना ही इक्वल इम्पोर्टेंस और स्टेटस दिया जाता है एज एन आर्मी मैन? क्योंकि हम लोग बॉर्डर इंसर्जेंसीज, कश्मीर, हमको वही पता है एज ए लेमैन। हिंदुस्तान, भारत एक है। उसके लिए चाहे आप गुजरात की बात करो, चाहे कश्मीर की बात करो, त्रिवेंद्रम की बात करो, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणाचल की बात करो, वो एक है। उस वक़्त ये नहीं सोचते हम, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये नहीं सोचती है, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि हिंदुस्तान, भारत की सरकार भी ये नहीं सोचती है कि उसको थोड़ा कम दो, इसको थोड़ा ज़्यादा दो। ये गलत है, अगर कोई ऐसा सोचता भी है तो। हिंदुस्तान एक है और सभी के लिए, खासकर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग बैठे हैं, उन सब के लिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंटर सभी एक बराबर है। कोई कम, कोई ज़्यादा नहीं हो सकता। और जिस दिन ऐसा होने लगा, मैं आपको वादे से कहता हूँ कि हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा, और वो नहीं होने देंगे जब तक फोर्सेस है तब तक। परफेक्ट। सो टॉकिंग अबाउट कश्मीर, जो मैंने पहले के क्वेश्चन में मेरे मुंह से निकल गया, तो उसकी बात करते हैं। 1980s में, 1990s में बॉर्डर कैसी होती थी आपके कंपैरिजन में, और वो टाइम पे इंसर्जेंसीज कैसे स्टार्ट हुई? क्या ट्रिगर पॉइंट था कि वो इंसर्जेंसीज शुरू हो गई टेररिज्म की? See, it is a process which has taken almost about 30-40 years to develop. That stage which came about. That came about in 89, to be precise. 89? Yeah. हिंदुस्तान में, भारत में जितनी दोस्ती, भाईबंदी बोलो या भाईचारा बोलो, जो गुजरात में है आज भी, कल भी था, कल भी रहेगा, जितना भाईचारा, जितनी दोस्ती, हमदर्दी हिंदू के दिल में मुसलमान के लिए, मुसलमान के जज्बे में हिंदू के लिए जितनी है, उतना ही जज्बा, इतनी ही भाईचारा, उतनी ही दिल लगी कश्मीर में भी थी। लेकिन जो कई जगहों पर, खासकर जो कश्मीर वैली का जो पोर्शन है, वहाँ पर टू एन एक्सटेंट कश्मीरी पंडितों की कुछ हद तक गलती है कि उन्होंने जो वहाँ का लोकल मुसलमान जो था उसको काफ़ी हद तक दबा के रखा था, उसको ऊपर उठने ही नहीं दिया। जो गुर्बत, जो कश्मीरियों में गुर्बत कहते हैं, चाहे वो ईमान की गुर्बत है, चाहे वो पैसों की है, वो गुर्बत जो है वो उन 30-40 सालों के अंदर जितनी बढ़ती रही, एक वही वजह है जिसका नतीजा पाकिस्तान ने इतना फ़ायदा उठाया और
हमारे यहाँ के लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को इंसाइट करके ये जो टेररिज्म को एक किस्म के बढ़ावा दिया। बढ़ावा तो क्या दिया, उसको पैदा किया। राइट, अनफॉर्चुनेटली। अब उन्होंने, अगर आप सोचो तो किसी कश्मीरी पंडित को क्यों नहीं टेररिस्ट बनाया? बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक तो दे कुड टेक एडवांटेज ऑफ द रिलीजियस मोटिवेशन, एंड सेकंड इज कि कश्मीरी पंडित को पैसे की ज़रूरत ही नहीं थी। राइट। आज अगर पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं और यहाँ पे लोगों से, लोकल लोग अभी तो बहुत कम है, बहुत कम सपोर्ट मिल चुका है उनको, तो वो लोग कश्मीरी पंडित को नहीं बना पाए, उनका साथ नहीं मिला उनको। So, I understand, but what was, अच्छा, okay. So, what was the army's role during this, especially when they came to know कि भाई अभी जो पंडित्स है और वो उसमें डिफरेंस, जो कश्मीरी से उसमें डिफरेंस आना शुरू हो गया है, you must have understood it very well. तो बॉर्डर्स कैसी थी वो टाइम पे? तब बॉर्डर्स को कैसे हमने सेफगार्ड करना शुरू किया? कश्मीर में फ़ौज हमेशा थी, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो 89 के बाद जो कश्मीर के अंदर ख़ासकर इन्फेंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देकर भेजा गया, उसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स को भी बनाया गया, एक फोर्स जो डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। आर्मी जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। आर्मी का होम मिनिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं होता है। तो कंसिडरिंग द काइंड ऑफ इश्यूज विच वर देयर, whether it was only communal, whether it was terrorism assisted or terrorism involved with communal issues, or terrorism purely financially backed by the Pakistanis was concerned. So these were the issues which started the whole thing, and the Home Ministry realized over a period of time that because J&K was an issue which not exactly internationalized, but till quite the recent past, we had the UN observers and everybody there. So the government of India over a period of time would have realized कि इतनी ज़्यादा फ़ौज अगर हम वहाँ भेजते हैं तो कोई ये बोलेगा कि तुम कश्मीर को ऑक्यूपाई कर रहे हो। अरे भाई, जब कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है तब ऑक्यूपाई करने का सवाल कहाँ पैदा होता है? फिर भी टू मेक श्योर दैट नोबडी वुड रेज सच एन ऑब्जेक्शन, द गवर्नमेंट said, okay, fine, we are raising a paramilitary organization, kind of a organization, which we will call the Rashtriya Rifles. It is not meant to fight the enemy. I repeat, it is not meant to fight the enemy. It is only there to control the local situation, fight or take on terrorists. That is how Rashtriya Rifles came into being, and they are even today taking care of it. So, you mean to say during Pandit genocides also Rashtriya Rifles was there? No. Okay. That's what I'm trying to say, that initially only the army was there, and the army was not there in such huge numbers. Right. Wherein, especially in the दूर दराज के इलाकों में फ़ौज इतनी नहीं थी।
वो हो भी नहीं सकती थी। Possible. फौज को कहाँ कहाँ भेजोगे आप इधर, और फौज का एक उसूल है कि ज़्यादा किसी भी जगह पे फौज को भेजते हो तो फौज हैज़ टू बी सेल्फ कंटेन्ड एंड इट हैज़ टू बी केपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग इट्स ओन सेल्फ। Yes. तो इतनी छोटे छोटे टुकड़ियों में तो भेज नहीं सकते फौज को कि इस गांव में भेज दिया 5 आदमी, उस गांव में 10 आदमी, इस गांव में 15 आदमी। सो इट हैज़ टू बी लोकेटेड centrally where required in a sizable number wherein it is administratively self-contained and capable of protecting itself over and above its other duties which are assigned to it. That is how it is. Okay. So the army was there. It was there post-independence. It has been there, and over a period of time, considering कि 65 की लड़ाई में क्या हुआ, 75, 71 में क्या हुआ, और फिर जैसे जैसे 87, 88, 89 के बाद जब ओपनली पाकिस्तान स्टार्टेड सपोर्टिंग टेररिज्म, फिर तो फौज का होना वहाँ पर नहायत ज़रूरी हो गया था और काफ़ी सारी फ़ौज को इंडक्ट किया गया था। और बाद में जब ज़रूरत ऐसी लगी कि अब फ़ौज को नहीं, हम एक और फोर्स बना के भेजते हैं, तब जाके राष्ट्रीय राइफल्स को बना के भेजा गया। ओके। टॉकिंग अबाउट कश्मीर अगेन, हमने बहुत मूवीज़ देखे हैं, बहुत सारी स्टोरीज सुनी है कारगिल के लिए। क्या जो पिक्चर हमको दिखाया जाता है, क्या वो सही कारगिल है? एक्चुअल कारगिल क्या है और कैसे शुरुआत हुई थी वहाँ? जो पिक्चर आप देखते हो, दैट इज नॉट इवन 5%. Oh. When I say 5%, I mean the concentration of effort in terms of waging warfare, waging war. What you see is not even 5%. The on-ground realities are much worse, dangerous, taxing, both in terms of physical endurance, in terms of mental taxation, both for the men and much more so for the officers. Right. So, how did it Kargil, start? see, like I told you initially, कि NJ9842 जो है, मैंने बात की है, बताया आपको NJ9842? नहीं। 65 इंडिपेंडेंस के बाद, फिर 65 वॉर के बाद, फिर 71 वॉर के बाद, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे रियलाइज्ड कि एक पॉइंट ऐसा है जिसको आज भी हम बोलते हैं NJ9842. इट इज़ अ जियोग्राफिकल पॉइंट, और वहाँ से आगे का इलाका इतना इनहॉस्पिटेबल है, इतना कुदरती तरीके से इतनी ख़राब जगह है कि वहाँ पर इंसान का रहना, इंसान का बसना, इंसान का अपने आप होना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, ऐसा इलाका है। Okay. उन दिनों में वो सोच के उन्होंने जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, इंटरनेशनल बॉर्डर, उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, वहाँ से आगे डिफाइन नहीं की थी NJ9842। अब कुछ इलाका ऐसा है जो उसके अंदर भी जो बहुत ही डिफ़िकल्ट एरिया है, और कारगिल जो है वो उस बहुत डिफ़िकल्ट एरिया में आता है। ओके। और कारगिल के ऊपर जाके फिर सियाचिन ग्लेशियर का जो इलाका है वो आता है। सो हाउ डिड दिस कारगिल थिंग स्टार्टेड? कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? You see, after the 65-71 war, when the United Nations representatives, the representatives of India and Pakistan, they all sat together and they demarcated
the line of control, and they came to a point wherein they thought कि भाई यहाँ से आगे तो इंसान का ऊपर जाके रहना बचना नामुमकिन है। तो उस हिसाब से उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को वहीं तक डिमार्केट किया था। अभी जो कारगिल का जो इलाका है वहाँ पर हमारे जवान जाके उस हाइट्स के ऊपर जाके बैठते थे ड्यूरिंग दी समर मंथ्स। ओके। जस्ट एज एन ऑब्जर्वेशन कि भाई कोई इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। और फिर जैसे जैसे सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता था तो वापस आ जाते थे। 98 का दौर ऐसा रहा कि इंडियन आर्मी के जो ऑब्जर्वर्स थे, जो पॉइंट्स जो थे, जो वापस आ गए और सर्दियों ख़त्म होते ही जैसे ऊपर जाना चाहिए उससे पहले उन हाइट के ऊपर पाकिस्तानी आके बैठ गए थे। तो जैसे सबसे पहले इन इलाकों में जो घूमते रहते हैं वो है बकरवाल लोग। तो बकरवाल जैसे ऊपर गए थे उनको पाकिस्तान के जो सिविलियन कपड़ों में जो बैठे थे, सिपाही बोलो या मुजाहिद बोलो या जो भी है, उन्होंने बोला यहाँ से आगे मत आना, पीछे से वापस चले जाओ। तो उन्होंने आके इंडियन आर्मी के लोगों को बताया कि भाई ये हमको ऐसा बोला गया, ऊपर कौन है क्या है हमें पता नहीं है। उसकी वजह से फिर इंडियन आर्मी ने अपनी रेकी पेट्रोल्स और वो सब भेजा था और रेकी पेट्रोल्स के साथ झड़प हुई। काफ़ी हमारे बंदों को उन्होंने मार गिराया। उसके बाद जो है पूरा कारगिल का जो ऑपरेशन है वो शुरू हुआ था। ओके। फिर रेकी भी हुई, एरियल रेकी हुई। फिर वहाँ के जो बकरवाल लोग हैं उनसे पूछा गया कितने आदमी है, क्या देखा क्या नहीं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते फिर फ़ौज ने एक प्लान बनाया और देखा कि भाई अगर इस इलाके को वापस लेना है तो पक्का एक अटैक, बड़े पैमाने पर अटैक करना पड़ेगा। ओके। सो आप कहाँ पे थे कारगिल के टाइम पे? मैं कश्मीर की रेंज जो है जहाँ पर वैली का पोर्शन ख़त्म होता है उसके नीचे आके ये कारगिल की जो हाइट्स है वो है। कारगिल के हाइट्स के बाद नीचे आते जो रजौरी और पुंछ और उस इलाके का है वो पहाड़ियाँ हैं। मैं उन दिनों में 98, 99, 2000 जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था और फिर जब लड़ाई के लिए पूरी तैयारियां की गई थी उस वक़्त मैं था पुंछ में। ओके। मेरी बटालियन कमांड कर रहा था और उस इलाके का नाम है सरला। अब कारगिल के टाइम पे कोई इंसिडेंट आप बताना चाहेंगे कि हमें एक्चुअली पता चले कि क्या डिफ़िकल्टी उस ऑल्टीट्यूड्स पे, उस जगह पे आ सकती है नॉर्मल लोगों को जो रह ही नहीं सकते वहाँ पे। लड़ाई करना तो दूर की बात, पर वहाँ पे भी अपनी आर्मी या फिर उनकी आर्मी दोनों लड़ाई कर रहे हैं, जो भी है डिफ़िकल्टीज़, क्या सिचुएशन, आप कुछ सिनेरियो कुछ बता सकते हो? कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो? बहुत सारे इंसिडेंट होंगे आई एम श्योर, पर कोई एक आध। जंगली इलाका बहुत ही ख़तरनाक होता है और ख़ासकर कश्मीर जैसी हालातों में जहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि जो सामने आदमी जिसको आपने बोला है थम रुक जा वहाँ पर वरना गोली मार दूंगा, तो वो लोकल सिविलियन है या पाकिस्तानी टेररिस्ट है, आपको पता ही नहीं चलता है। सारे दिखने में तो एक ही दिखते हैं। सारे लोगों ने फिरन पहने हुए हैं, तो फिरन पहने के बाद अंदर उसके पास पिस्टल है, कार्बाइन है या AK-47 छुपाई हुई है, वो भी पता नहीं चल सकता है। तो
ऐसे हालातों में काम करना, ऐसे हालातों में लोकल लोगों को नुकसान ना हो, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपने अगर गलती से एक इनोसेंट सिविलियन को मार दिया तो ये सोचो कि उसके परिवार पर क्या गुजरेगी, ये सोचो कि उस गांव वालों के लोग क्या सोचेंगे, राइट। ये सोचो कि उसके देने बाएं के 10-15 गांव है वो लोग क्या सोचेंगे। तो इसकी वजह से वहाँ पर जो है फंक्शन करना, काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और नॉर्मली हम सब समझते हैं बॉर्डर्स तो कि फेंस होती है या डिमार्केशंस होता है या पिलर्स होते हैं, पर आई थिंक कारगिल जैसी एरिया में बॉर्डर्स, एनीथिंग बियॉन्ड द हाइट्स ऑफ जम्मू, there is no question of having border pillars, or there are certain places which are plain, which you can keep under observation, which you can keep them under electrical surveillance. राइट। कुछ बहुत कम जगह ऐसी होती है, क्योंकि माउंटेन्स के अंदर जहाँ पर जंगल है वहाँ पर कहाँ फेंस लगाओगे। वो चुपके से आके रात को काट के फेंस भी ले जाएगा साथ में तो भी आपको पता नहीं चलेगा। इतने गहरे घने जंगल होते हैं। So all the more difficult surveillance. All the more difficult, that's right. So कारगिल में एक क्वेश्चन मेरे दिल में ऑलवेज रहा है, हमने वो LOC क्रॉस क्यों नहीं की? क्या वो एक लाइन ऑफ एक्चुअल और लाइन ऑफ कंट्रोल, यहाँ पर जो है लाइन ऑफ कंट्रोल है, ईस्ट के अंदर उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, वहाँ पर। एनीवे वो तो अलग बात है। तो line of control is a line which has been demarcated by the United Nations Observers Group, line of control which has been accepted by the Pakistani army and by the Indian army. And it is an undertaking which we gave that we will not violate this line of control. Okay. Now what happened was in Kargil in particular, they came and sat down on that line. Or maybe just a little inside. Okay. उसकी वजह से जो हमारी जो ऑफेंसिव कार्रवाई बोलो या हमारा जो रिटेलिएशन बोलो, वो बहुत ही मुश्किल हो गया था, बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गया था हमारे लिए। क्योंकि अगर कुछ करना है, सबसे बढ़िया अगर कार्रवाई होती है तो दुश्मन के पीछे घुस जाओ, उसको वहीं से दबा दो। तो ये तो हम कर नहीं सकते थे, क्योंकि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करो, दैट मीन्स यू आर वायलेटिंग your own agreement, you are violating your own acceptance, and it can amount to an act of war. Okay. Which the Pakistanis could have said कि भाई इन्होंने लड़ाई शुरू की है, हमने थोड़ी ना शुरू की, अभी हम देखेंगे। हमें वो मौका उनको नहीं देना था। इसकी वजह से जो है हमारे एक किस्म के हाथ बंधे हुए थे कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे। पॉलिटिकल डिक्टेट भी था एक किस्म का, और एक किस्म का आर्मी अंडरस्टैंडिंग भी था कि भाई गोला मार दो उस तरफ, थोड़ा बहुत इधर उधर तो चलता रहता था 365 डेज, 24 घंटे, जिसको जहाँ मर्जी आया उसने ठोक दिया। बट व्हेन यू आर मूविंग विद अ फोर्स across that line, that means it is an act of war. तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हमको ऐसे फोर्सेस को रोका गया? There is no question of for certain issues wherein it is the national interest at play, wherein the national interest is concerned, there is no political pressure. Great. Let that be very clear. The army knows it very well कि अगर ये
हिंदुस्तान के भारत के हित में है और ऐसा होना चाहिए तो वैसा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। सो नेशनल सिक्योरिटी आए तो फिर उसमें कोई नहीं आएगा बीच में। I can assure you the Indian Army will never compromise. Great. In terms of national security. So whilst I was studying this Kargil thing, मुझे दो चीज़, एक अच्छी और एक बुरी लगी। पहले बुरी बात करते हैं। शायद मैं गलत हो सकता हूँ। बुरी बात, ओके। हमने एयरफोर्स को यूज़ क्यों नहीं किया? It's simple. I told you that the moment you cross the line of control, the moment you start using the Air Force, it is a different dimension. अभी तक तो लैंड फोर्सेस ही थे, आपने एयरफोर्स भी इस्तेमाल कर दिया। कल वो बोलेगा ठीक है आपने एयरफोर्स इस्तेमाल किया, हम एयरफोर्स इस्तेमाल करते हैं, हम नेवी भी ले आएंगे तुम्हारे सामने। Then it is a full-fledged war that you are creating. You are creating. Right. Right? तो उसकी वजह से it would have been very easy for us. The Air Force going from top behind and then thoking them. Yeah. It would have been very easy for us, and it would have made our task very simple, and it would have resulted in many more less casualties for us. मैंने भी वही सोचा, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा कि अगर एयरफोर्स पीछे से जाता उनको बर्बाद कर देता और यहाँ से हम उसके बाद चल के बैठ जाते आगे, बहुत आसान हो जाता काम। लेकिन मजबूरन ऐसा नहीं कर सके हम, क्योंकि एयरफोर्स इस्तेमाल करना मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल पार करना, और लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके यू आर रेजिंग दी लेवल और एस्केलेटिंग द लेवल्स टू ऑलमोस्ट ऑल आउट वॉर। ऑल आउट वॉर, ओके। अभी हम मुझे अच्छा ऑब्जर्वेशन लगा, या अच्छा मेरा जो स्टडी था, हमने पहली बार आई थिंक बोफोर्स यूज़ किया था कारगिल के टाइम पे, उसके बारे में कुछ बताइए। बोफोर्स इज अ फैंटास्टिक वेपन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आई रिपीट, बोफोर्स इज अ फैंटास्टिक weapon and an artillery gun. Very accurate, extensive range, बहुत ही it is mobile on its own to an extent, और जो artillery support, the artillery fire power जो कहते हैं, बोफोर्स का बहुत ही बढ़िया है। There is no doubt about it. और ख़ासकर उसकी रेंज की बात करें तो उसका जो एक अलग किस्म का एमिनेशन आता है जिसको बोलते हैं HEER, हीर एमिनेशन, हाई एक्सप्लोजिव एक्सटेंडेड रेंज। और पहाड़ी इलाकों में अगर उसकी रेंज देखें इस एमिनेशन के साथ तो तकरीबन 38 से 40 किलोमीटर तक उसका गोला मार सकते हो तुम, इतनी ज़्यादा रेंज। लेकिन ये पहाड़ों में एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है ऐसी लॉन्ग रेंज एमिनेशन के साथ, क्योंकि इतनी रेंज अगर आपको चाहिए तो आपको 45 डिग्रीज पे फायर करना पड़ता है। 45 डिग्रीज में तो आपका अपना पहाड़ आ जाता है बीच में, राइट। तो इसके लिए आपने उसको हाई एंगल में फायर करना पड़ता है, ऊपर जाके फिर उसके पीछे गिराना पड़ता है, पहाड़ों के जहाँ पर वो लोग बैठे हैं, छुपे हैं, उसके बंकर्स हैं, उसके ऊपर गिराना पड़ता है। तो बोफोर्स बहुत ही एक्सटेंसिवली इस्तेमाल हुआ था ये कारगिल में, और ना कि सिर्फ इस्तेमाल हुआ था, उसके जो रिजल्ट्स थे वो भी बहुत उम्दा किस्म के थे। ओके, ग्रेट। So any war is devastating, especially for the forces and their families. Kargil में I've read there are 527 martyrs. 447, 547. 547. That's huge number. So I think 547 families. It's not a question of 547 families.
It is a very easy statement to make, 547 families. Yeah. But imagine what that one family undergoes. Can't imagine. कि कई ऐसे हैं, माँ बाप है जिसका बेटा, उसकी शादी भी नहीं हुई थी, वो चला गया। कई ऐसे हैं जिसकी शादी हुई है, बच्चे भी नहीं हैं, वो औरत विधवा हो गई। उससे ज़्यादा कई भी ऐसे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बच्चे। उस फैमिली को संभालना, उस फैमिली की उसके एजुकेशन, उसके माँ बाप, उसकी विधवा, उसके बच्चों को संभालना, कुछ भी हो, ये हिंदुस्तान की जवाबदारी बनती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस नेशन के ऊपर हमारे, कि जिस सिपाही ने ये सोचे बगैर कि मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सोचे बगैर कि मेरे माँ बाप को कौन संभालेगा, उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनको संभालना वतन की जवाबदारी बनती है। स्पेशली हम जैसे लोगों की, मुझे ऐसा लगता है। जितना ज़्यादा लोग समझने लगे ऐसा कि एक सिपाही जो है वो जब मरता है तब तो फौज, तब तो हिंदुस्तान या किसी भी वतन के लोग उसको वाह वाह करते हैं, देखो इसने कितना अपनी जान दे दी, ये किया वो किया। लेकिन 6 महीने भी नहीं होते जब वो ख़त्म हो जाती है तो सब भूल जाते हैं। मैं अभी एक आपको नमूना देता हूँ। 2-2.5 महीने पहले एक सिपाही वाला करके, मुझे उसका पहला नाम याद नहीं आ रहा है, गुजरात का ही था, अहमदाबाद का। 3 बंदों को टेररिस्ट ने मार गिराया JNK में। उसकी डेड बॉडी लेके आए थे हम अहमदाबाद। उसकी डेड बॉडी का क्रिमेशन हो रहा है, उसकी डेड बॉडी का क्रिमेशन हो रहा है और उसकी विधवा ने बेटे को जन्म दिया। अब ये सोचो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलो या स्टेट गवर्नमेंट बोलो, उसने तो कह दिया कि हम 1 करोड़ दे देंगे, लेकिन 1 करोड़ की बात नहीं है। इसके अंदर उस लड़के के माँ बाप जो शायद अभी होंगे 50-60 साल के, उस सिपाही की विधवा जो होगी शायद 20-25 साल की, उससे उतना भी नहीं हो सकता, उस सिपाही का बेटा जिसने अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखी, वो सारी जिंदगी क्या जिएगा, क्या सोचेगा। और ये तो एक ही नमूना है मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे कई हैं जो आप टीवी पर भी देखते होंगे कि कर्नल साहब को मार गिराया उन्होंने, जो चाइनीज़ के साथ हुआ था वहाँ पर। यस। बेटी था या बेटा था जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनकर अपने पिताजी का जब लास्ट राइट्स हो रहा था उसके अंदर जो सैल्यूट करना, तो देश के ऊपर, देशवासियों के ऊपर एक
अलग किस्म की जिम्मेवारी आ जाती है, एक अलग किस्म का दबाव आ जाता है कि देखो हम तो ये करके चले गए, लेकिन अभी आप लोगों के ऊपर भरोसा करके हमने वो किया है। मेरी फैमिली को छोड़ के जा रहा हूँ, काइंड ऑफ। और ये कब मुमकिन होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि वो मोटिवेशन उस दर्जे का होता है, वो मोटिवेशन उस क्वालिटी का होता है जब वो सिपाही सोचता नहीं है कि मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। कई ऐसे हैं जिसके अंदर बेटा अकेला कमाने वाला होता है, बहनें अभी छोटी है, घर में शादी करवानी है, बच्चे तो अभी बड़े भी नहीं हुए, उनको पढ़ाई कराना है ज़िंदगी में। वो सोचता नहीं है उस वक़्त उसके सामने सिर्फ एक ही चीज़, एक ही मकसद है उसका कि मैंने दुश्मन को बर्बाद करना है, मैंने भारत माता को सुरक्षित रखना है, बस। बट लास्टली मैं यही एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि घर में बैठे बैठे जो सिविलियंस हैं, जो बोलते हैं ना विशेष टिप्पणी देते रहते हैं, आप लोग टिप्पणी दो, आप लोग को बोलना है बोलो, क्रिकेटर्स के बारे में बोलो कि उसने ऐसा खेला वैसा खेला, आप पॉलिटिशियंस के बारे में बोलो कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, आप एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में बोलो, पर कोई भी इंडियन फोर्सेस के बारे में घर पे बैठे बैठे मत कमेंट। यू हैव नो राइट, उनके आप लोग को पता ही नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके फैमिली की लाइफ में क्या चल रहा है। अगर रिस्पेक्ट करते हो तो उनके बारे में बोलना बंद करो, एंड स्पेशली मीडिया पीपल, प्लीज़ आप लोग ऑफकोर्स TRPs के लिए बाकी सब को यूज़ करो, बट आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन फोर्सेस को यूज़ मत करो। वेरी इंपॉर्टेंट। जय हिंद।